सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम लोग समझेंगे प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड के बारे में देखेंगे। और इस चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले आप 7th और 8th चैप्टर जरूर देख लीजिए। और कुछ कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखते हैं। एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। एडी इक्वल टू ए एस। एडी इक्वल टू ए एस मतलब क्या, एक्स एंटे एडी इक्वल टू एक्स एंटे ए एस। जहाँ पर भी एडी इज इक्वल टू ए एस है, जहां पर भी एडी इक्वल टू ए एस है, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है। तो दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जब हम पूरे रिसोर्सेज को यूज करके इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं, जब हम पूरे रिसोर्सेज को यूज करके फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके जब हम इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री है इंडिया। तो इंडिया में जितनी भी कैपेसिटी, मान लीजिए जितनी भी कैपेसिटी हमारे पास है, उन सारी कैपेसिटी का हम यूज करके मान लीजिए कि हम 10 बॉटल बना पा रहे हैं। जितनी भी हमारे इंडिया में कैपेसिटी है उसका हम यूज करके 10 बॉटल बना पा रहे हैं। 10 बॉटल कौन सी, ये पानी की बॉटल 10 बना पा रहे हैं। ठीक है। जितनी भी हमारे पास कैपेसिटी, मतलब कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करने के बाद हम 10 बॉटल सिर्फ बना पा रहे हैं। ठीक है। अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में 10 बॉटल की डिमांड हो रही है। ठीक है। मार्केट में क्या हो रही है, 10 बॉटल की डिमांड हो रही है, और यहाँ से 10 बॉटल की सप्लाई भी कर दी गई। ठीक है ना। तो AD इक्वल टू एस हो गई कि नहीं हो गया। और AD इक्वल टू एस कब हुआ, जब हमने फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करा। क्या करा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करा। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने कंट्री के सारे रिसोर्सेज को यूज कर लेते हैं और तब जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब कि जब हम एक कंट्री अपने जितने भी रिसोर्सेस है उसको यूज करके और इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती, तो उसको क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब कि पूरे रिसोर्सेस को यूज करे बिना ही हमने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। जैसे कि मान लीजिए हमारे इंडिया में, मान लीजिए क्या कहते हैं, जितनी भी कैपेसिटी उससे हम 10 बॉटल बना ले रहे हैं, पानी की 10 बॉटलें बना ले रहे हैं। ठीक है। बट मार्केट में डिमांड हो रही है सिर्फ 8 बॉटल की। कितने की हो रही डिमांड, सिर्फ 8 बॉटल की। और हमने इधर से सप्लाई भी क्या कर दिया, 8 बॉटल। तो देखिए एडी इक्वल टू एस हो गया कि नहीं हो गया भाई। मार्केट में हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 बॉटल बनाने की, बट मार्केट में डिमांड कितनी हुई, 8 बॉटलों की, 8 बॉटल्स की डिमांड हुई। और इधर से हमने सप्लाई भी क्या कर दिया, 8 बॉटल्स। तो उस क्या हो गया, एडी इक्वल टू एस हो गया कि नहीं हो गया। तो बोलने का मतलब ये है, बोलने का मतलब सिर्फ इतना यही है कि हम इक्विलिब्रियम तब भी अचीव कर सकते हैं जब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा हो, और हम इक्विलिब्रियम तब भी अचीव कर सकते हैं जब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा हो। मतलब कि जब हम रिसोर्सेज को पूरा यूज नहीं कर रहे हैं, तब भी हम इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। तो यही यहाँ लिखा है। ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम अचीव हमने बताया था, इक्विलिब्रियम कब कब हम अचीव कर सकते हैं, जब एडी इक्वल टू ए एस हो, एक्स एंटे एडी इक्वल टू एक्स एंटे ए एस हो, और जब एस इक्वल टू आई हो। दो ही कंडीशन तो बताई थी मैंने इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है ना। तो हम दो तरीके से इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, या तो हम पूरे पूरे रिसोर्सेज का यूज करें और उतनी ही मार्केट में डिमांड हो जाए, और या तो हम पूरे रिसोर्सेज को ना यूज करके जितनी डिमांड हो रही उतनी ही हम सप्लाई कर दें। ठीक है ना, दो बातें हैं। ठीक है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। देखिए लिखा है, इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक, इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक होता है, जब एडी इक्वल टू एस होता है, एस इक्वल टू आई होता है। बट इट नीड टू बी नेचुरली करस्पॉन्ड टू द सिचुएशन ऑफ और फुल एम्प्लॉयमेंट। जहां भी फुल एम्प्लॉयमेंट आपको मतलब दिख जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट को हम रिसोर्सेज के सेंस में बात करें, किस सेंस में बात करें, रिसोर्सेज में सेंस में बात करें, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट को हम एम्प्लॉयमेंट के सेंस में बात करें, देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट को हम दो सेंस में बात कर सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट को, एफई को हम दो सेंस में बात कर सकते हैं, एक रिसोर्सेज के सेंस में और एक एम्प्लॉयमेंट के सेंस में। फुल एम्प्लॉयमेंट अगर बोल दिया रिसोर्सेज का, इसका मतलब है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करा जा रहा है, इसका मतलब कि पूरे पूरे रिसोर्सेज का यूज करा जा रहा है। और फुल एम्प्लॉयमेंट अगर एम्प्लॉयमेंट के सेंस में बात करी जा रही है, इसका मतलब ये है कि जो बंदा काम करना चाहता है, मतलब द पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क आर गेटिंग वर्क, मतलब कि जो बंदा काम करना चाह रहा है उसको काम मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, सबको काम मिल गया भाई, जो काम करना चाह रहा है उसको काम मिल गया है, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। बट जब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि
सारे पूरे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, देखिए यह लिखा है कि मान लीजिए जितने भी हमारे यहाँ रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का यूज करके हम 10 बिलियन यूएस डॉलर का आउटपुट बना ले रहे हैं, ठीक है। बट प्रोड्यूसर क्या हुआ, प्रोड्यूसर क्या कहते हैं कि लोग लोग जो है खर्चा कर रहे हैं सिर्फ 8 बिलियन डॉलर के लिए। तो और क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर ने इधर से सप्लाई भी 8 बिलियन डॉलर की कर दी, तो एडी इक्वल टू एस हो गया। मतलब बोलने का मतलब यही है, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए उसमें यही है। यहाँ इन्होंने रुपीस का लिया है कि कितने का, उन्होंने बोला है कि मान लीजिए एक इकोनॉमी में 10 बिलियन यूएस डॉलर बनाने की कैपेसिटी है, बट उस साल क्या हुआ कि सिर्फ लोगों ने 8 बिलियन डॉलर के ही गुड्स खरीदे, ठीक है, 8 बिलियन यूएस डॉलर के ही गुड्स खरीदे। तो प्रोड्यूसर भी क्या करेगा, 8 बिलियन यूएस डॉलर के गुड्स सप्लाई करेगा। तो एडी इक्वल टू एस हो गया कि नहीं हो गया भाई। 8 बिलियन लोग खरीदने की भी सोच रहे हैं, 8 बिलियन के लोग गुड्स खरीदने की भी सोच रहे हैं, और 8 बिलियन के क्या कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स सप्लाई करने की भी सोच रहा है। तो एडी इक्वल टू एस हो गया, और एडी इक्वल टू एस मतलब इक्विलिब्रियम हो गया। और इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हुआ। कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हुआ। समझे कि नहीं समझे। अब देखें, ये सब वही बातें लिखी हैं, ठीक है। एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री मतलब होता है जो अपनी मर्जी से बेरोजगार है। वॉलेंट्री मतलब क्या है, जो अपनी मर्जी से बेरोजगार है, मतलब कि जिसको जॉब मिल रही है, जॉब उसको मिल रही है बट नॉट विलिंग टू वर्क है, ठीक है ना। द पर्सन हु इज गेटिंग जॉब बट नॉट विलिंग टू वर्क। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि द वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रिफर टू सिचुएशन व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये होता है कि जब बंदा खुद ही अनएम्प्लॉयड रहना चाहता है और जबकि जॉब अवेलेबल है, दे मे बी नॉट बी विलिंग टू वर्क एट ऑल, वो काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है, द जॉब्स आर अवेलेबल बट पीपल डू नॉट वांट टू वर्क, ठीक है। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब है लोग काम करना चाहते हैं, मतलब द पर्सन आर विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क, मतलब कि लोग काम करना चाह रहे हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ये किस में आएगा, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा है। अब एक बात बताइए, सिंपल सी बात बताइए, आप लोग हैं, आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग काम करना चाह रहे हैं बट आपको जॉब नहीं मिल रही है। तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, इसका मेन रीजन ये हो सकता है कि इकोनॉमी में उतनी एग्रीगेट डिमांड नहीं हो रही है, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड नहीं हो रही, तभी मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपने 7th चैप्टर में ध्यान दिया हो, मैंने आपको बताया था कि कीन्स ने जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन से लड़ रहे थे, केन्स ने 1929 में जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कीन्स ने ये बोला कि ये ग्रेट डिप्रेशन इसलिए आया है कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड की बहुत कमी है। डिमांड की क्या है, बहुत ही ज्यादा कमी है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है मतलब कि लोगों के पास जॉब नहीं है, ठीक है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी में इसलिए रहता है, इस क्यों रहता है, क्योंकि उस इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बहुत कम होती है। भाई एक बात बताइए, किसी भी इकोनॉमी में अगर एग्रीगेट डिमांड मतलब लोग जब डिमांड नहीं करेंगे किसी भी इकोनॉमी में, तो क्या होगा, गुड्स नहीं बनेगा, और गुड्स नहीं जब बनेगा तो लेबर को क्यों रखा जाएगा भाई। जब गुड्स ही नहीं बनाएगी कंपनी तो लेबर को भी नहीं रखेगी, तो लेबर क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड अगर किसी इकोनॉमी में कम है, इसका मतलब वहां अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अगर एग्रीगेट डिमांड, लोग किसी भी इकोनॉमी में डिमांड कम कर रहे हैं, इसका मतलब गुड्स नहीं बनेंगे, और गुड्स नहीं बनेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एग्रीगेट डिमांड अगर कम है, अगर एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम है, तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन किस वजह से होती है, बिकॉज हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम होती है। और उसी सिचुएशन में अगर हमें इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। और एग्रीगेट लोग डिमांड कब करना चालू करेंगे, जब लोगों के पास पैसा होगा। जैसे ही लोगों के पास पैसा आएगा तो वो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा करेंगे, और जैसे ही एग्रीगेट डिमांड ज्यादा करेंगे, गुड्स ज्यादा बनेंगे, गुड्स ज्यादा बनेंगे, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज में कौन सी प्रॉब्लम रहती है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रहती है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं रहता है, ठीक है ना। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं रहता है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है द पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क, ठीक है ना। मेरा मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, एक होता है पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल आउटपुट मतलब ये होता है
कि कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है इकोनॉमी में प्रोड्यूस करने की। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप मेरी बात? पोटेंशियल आउटपुट मतलब होता है कि हम अगर सारे अपने रिसोर्सेस लगा लें, सारे अपने कंट्री के रिसोर्सेस लगा लें, तो हम कितना हम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्लान्ड आउटपुट मतलब होता है कि एक्चुअल में कितना आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। दो बातें हैं, प्लान्ड आउटपुट मतलब होता है एक्चुअल में हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और पोटेंशियल आउटपुट मतलब होता है कि कितनी हमारी कैपेसिटी है। मान लीजिए आपकी कैपेसिटी थी, आप कैपेसिटी आप 99 मार्क्स ला सकते हैं, बट एक्चुअल में आप कितने लाए 75, ठीक है ना। तो पोटेंशियल आउटपुट आपका कितना है 99 है, और प्लान्ड कितना है आपका, प्लान्ड मतलब कितना आप लाए 75। तो यही होता है इकोनॉमीज में भी, यही होता है कि अगर इकोनॉमी अपने पोटेंशियल का पूरा पूरा यूज करे, पोटेंशियल आउटपुट का, पोटेंशियल रिसोर्सेज का यूज करे, तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यही चीजें लिखी हैं। अब देखिए, एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, एक होता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब अभी मैंने आपको बताया, जो बंदा काम करना चाहता है उसको काम मिल रहा है। द पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क एंड आर गेटिंग वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, मतलब कि जो वेज रेट चल रहा है उसमें जो लोग काम करना चाह रहे हैं और उनको काम मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट है भाई, हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, जो भी काम करना चाह रहा है उसको काम मिल रहा है। बट एक बात आप बताइए कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब मैंने बता तो दिया आपको, जो बंदे काम करना चाह रहे हैं उनको काम मिल रहा है। अब कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल बेरोजगारी खत्म हो गई। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं बट काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब मैंने बताया आपको कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है द पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क एंड आर गेटिंग वर्क। मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में 100 लोग हैं और 100 में से सिर्फ 80 लोग काम करना चाह रहे हैं, तो उनको काम मिल गया, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में है कि 80 लोग काम करना चाह रहे हैं तो उनको काम मिल गया। बट अभी भी तो 20 लोग अनएम्प्लॉयड है, भले चाहे वो काम नहीं करना चाह रहे हैं बट अनएम्प्लॉयड है कि नहीं है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि इकोनॉमी में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, समझिएगा ध्यान से। फुल एम्प्लॉयमेंट का ये नहीं मतलब है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में भी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, ठीक है। और फुल एम्प्लॉयमेंट की मतलब क्या होता है कि जितनी डिमांड हो रही लेबर की उतनी ही सप्लाई हो रही लेबर की, डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, सप्लाई ऑफ लेबर के, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप बात, ठीक है। यही बात यहाँ नीचे लिखी थी, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मींस जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी इकोनॉमी में थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रहती ही रहती है। अब देखिए नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मान लीजिए आपके स्कूल स्कूल में टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स एक स्कूल छोड़ते हैं दूसरे स्कूल में ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये क्या है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई एक स्कूल छोड़ा और दूसरा स्कूल ज्वाइन करा, तो एक दो दिन के लिए अनएम्प्लॉयड रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो लोग। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मूवमेंट चेंजिंग ऑफ जॉब हो सकता है, या कंपनी में रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो कंपनी में एक दो दिन काम बंद है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको दिल्ली में कहीं जॉब करनी थी बट आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी वहां के जॉब करने की, जब तक आपको पता चला तब तक आप अनएम्प्लॉयड रहे। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मेनली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहता है, और मेनली हाँ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहता है। और जैसे हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम लोग एक जॉब में नहीं टिकते हैं, जॉब चेंज करते रहते हैं। और हमारी इकोनॉमी क्या है, डायनेमिक इकोनॉमी, मतलब डायनेमिक मतलब होता है जहाँ चेंजमेंट होता ही रहता है, ठीक है। तो डायनेमिक इकोनॉमी में चेंजमेंट ऑफ जॉब एक क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी आज के टाइम क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सीधे सीधे कंपनी बंद हो जाती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीधे सीधे लॉन्ग टर्म डिक्लाइन हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी घाटे में चली जाती है। और इसमें हम बोल सकते हैं इसके रीजन क्या है, जैसे कि मान लीजिए व्हेन अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इन शॉर्ट सप्लाई। मान लीजिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बहुत शॉर्ट में सप्लाई, लेबर वगैरह बहुत सप्लाई उनकी कम है, तो कंपनी में कई कई दिन काम ही नहीं हो रहा है। लेबर के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करने की, वो बस हाथ और पैर वाला काम करना जानते हैं सिर्फ। और जब चेंजमेंट इन टेक्निक हो जाता है, जैसे कि आज के टाइम जैसे आप जानते होंगे कि रूरल इंडिया में नॉर्मल टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम नहीं हो सकता है,
तो चेंजमेंट इन टेक्नोलॉजी के टाइम भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म डिक्लाइन, और सीधे सीधे जब कंपनी कोई बंद हो जाती, मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई बहुत पुरानी कंपनी थी और बंद हो गई, तो उसमें जो ज्यादातर लोग थे वो लंबे समय के लिए क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड रह हो गए, ठीक है ना। अब एक होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहले मतलब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल का कॉम्बिनेशन। वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि हर इकोनॉमी में फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही रहता है। हर इकोनॉमी में फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहता है, रहता ही रहता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि अगर हम बोल भी दें कि हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, मतलब कि जो काम करना चाहता है उसको काम मिल रहा है, तब भी हमारी इकोनॉमी में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा ही रहेगा। मतलब कि चेंजमेंट ऑफ जॉब तो लगा ही रहेगा, और लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ द सर्टेन इंडस्ट्रीज भी लगा ही रहेगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड की कमी, डिमांड की कमी। और डिमांड की कमी के कई कई रीजंस हो सकते हैं, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था डेफिशिएंट डिमांड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, हमारी इनकम कम हो जाती है, अभी हम लोग समझेंगे। देखिए डायग्राम देखते हैं, डायग्राम बताता हूं मैं आपको, बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये मान लीजिए जैसे ये आपकी वाई लाइन है और ये है एडी, एडी लाइन, एडीएफ। एडीएफ मतलब यहाँ ये है कि ये वो एडी है, ये वो इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात तो देखिए, मैं फिर से बनाता हूँ, ये है वाई लाइन और ये है एडी, और ये जो ई दिखा रहा है ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ये क्या दिखा रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दिखा रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि जब हम अपनी कंट्री के पूरे रिसोर्सेज का यूज करें, जब हम अपनी कंट्री के पूरे रिसोर्सेज का यूज करें और तब हमारी जो इक्विलिब्रियम अचीव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडी इक्वल टू एस। मतलब कि जितने हमारी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज थे उनका यूज कर रहा है प्रोड्यूसर, और उतनी ही डिमांड हो जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, एडी इक्वल टू एस। और कौन सा एडी इक्वल टू एस, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ बोला गया एडीएफ। एडीएफ मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट एडी, मतलब कि ये वो पॉइंट है जहां फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए हुआ क्या, किसी भी कारण से, किसी कॉजेस कई सारे होते हैं, किसी भी कॉज के कारण हमारी इकोनॉमी में डिमांड कम हो गई, तो अब डिमांड कितनी होने लगी, इतनी, मतलब ये वाली लाइन होने लगी। तो इसको हम प्लान्ड एडी बोल देंगे। प्लान्ड मतलब जो अभी हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमारी होने लगी। तो अब जैसे हमने क्या देखा कि हमारी डिमांड कम हो गई, कितनी, इतनी डिमांड हमारी कम हो गई। इसके रीजंस मैं अभी बताऊंगा क्या क्या रीजंस हैं। अभी मान लीजिए किसी भी रीजन के थ्रू, किसी भी कोई भी कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से डिमांड हमारी कम हो गई, और कितनी डिमांड कम हुई है, इतनी डिमांड कम हुई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट डिमांड। अब हम इसके कॉजेस देखते हैं कि क्यों हमारी डिमांड कम होती है, ठीक है। अब आपको अगर ध्यान हो तो मैंने कि आपको इक्वेशन बताई थी, एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, अभी इसका काम आने वाला है। देखिए सबसे पहली बात, एडी के कम होने के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। एडी का कम होने का कॉजेस सबसे पहला ये है कि लोगों ने कंजप्शन करना कम कर दिया है। भाई अब कंजप्शन हम लोग करना कम कर देंगे तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। तो अगर लोग कंजप्शन कम कर देंगे तो एडी भी तो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लोगों ने कंजप्शन कम करना चालू कर दिया, लोगों ने सेविंग ज्यादा करना चालू कर दिया, इस वजह से एडी हमारा कम हो गया। तो लिखा है प्राइवेट कंजप्शन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडी, और प्राइवेट कंजप्शन क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से एडी भी हमारा कम हो गया है। और इसका रीजन ये हो सकता है कि लोग अब कंजप्शन कम कर रहे हैं और सेविंग ज्यादा कर रहे हैं। और जनरली ये सब कहाँ होता है, लोग कंजप्शन कम और सेविंग ज्यादा कब करते हैं, जहां क्या कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए जहां पे कंजप्शन अपने पीक में हो गया होता है। मतलब मान लीजिए कुछ कुछ ऐसी एडवांस कंट्रीज होती हैं जहां लोग कंजप्शन एक पीक में पहुंच गया होता है, तो जब उनका कंजप्शन बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच गया होता है तो उसके बाद वो कंजप्शन अब हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच गया तो उससे क्या बढ़ाएंगे, तो उसके बाद क्या करते हैं, लोग कंजप्शन कम करना चालू कर देते हैं और सेविंग ज्यादा करना चालू कर देते हैं। तो कंजप्शन कम करने का यही रीजन है कि इनका कंजप्शन पीक में पहुंच गया है और सेविंग लोग ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, प्राइवेट जो यहाँ का प्रोड्यूसर है, जो भी मतलब प्राइवेट इन्वेस्टर है, वो सोच रहा है कि यहाँ की पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन है। पुअर बिजनेस एक्सपेक्टेशन मतलब कि
बोल दीजिए कि ये क्या कहते हैं कि बेरिश एक्सपेक्टेशन है, मतलब कि प्रोड्यूसर को लग रहा है कि अगर हम इस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लॉस होगा, इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, कम कर रहा है, जिसकी वजह से एडीबी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है ना भाई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा एडी से तो रिलेटेड है भाई, एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो एडी भी तो कम होगा। ठीक है ना, तो ये चीज है। ठीक है, अब देखिए और क्या है, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर अपना कम कर दिया। अब गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर अपना कम कर देती है तो क्या होता है, जब भाई अब सबसे पहली बात बताइए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना कहाँ करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है लोगों के वेलफेयर में। अब जब लोगों के वेलफेयर में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है, तो जैसे मान लीजिए पुल बनवा रही गवर्नमेंट, या कहते हैं हैंड पाइप लगा रही, मतलब कुछ भी करती है, वेलफेयर प्रोग्राम, रोड बनवा रही है, तो इससे क्या होता है, जो लोग लेबर काम करते हैं उनकी इनकम ही तो बढ़ती है। और जब गवर्नमेंट ही एक्सपेंडिचर कम करेगी तो उससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लोगों की इनकम नहीं होगी, और जब लोगों की इनकम नहीं होगी तो एडी भी तो कम होगी। ठीक है ना, तो एडी का ये भी कम होने का रीजन है कि गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया है। एडी का एक और रीजन है कि लोगों ने बाहर से एक्सपोर्ट करना, मतलब यहाँ से माल बिक बहुत कम रहा है, मतलब एक्सपोर्ट यहाँ से बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है, जिसकी वजह से एडी हमारा कम हो रहा है। एक्सपोर्ट हमारे बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एडी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि एडी अगर आप ध्यान दो तो एडी इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। तो अगर एक्सपोर्ट हमारे कम हो रहे हैं, इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, और इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, माइनस होता है ना इंपोर्ट तो एडी में, तो इसका मतलब एडी भी हमारा कम हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि वो माइनस हो जाएगा इंपोर्ट। और टैक्स बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, टैक्स, अगर एक बात बताइए, अगर आपकी इनकम 100 रुपए है और गवर्नमेंट आपके पास ऊपर 20% टैक्स लगा दे, मतलब आपसे 20 रुपए टैक्स में ले ले, तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम मतलब होती है जब आपकी इनकम में से टैक्स माइनस कर दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर आपकी इनकम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दिया जाए तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब टैक्स माइनस होने के बाद जो इनकम बचेगी, वो आपकी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आप डिमांड कम करेंगे कि नहीं करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कम करेंगे। तो कई सारे रीजन हैं एग्रीगेट डिमांड के कम होने के, ये सारे रीजंस थे। अब देखते हैं, जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नहीं बोलते हैं कि अब चलिए बच्चा बच्चा क्या कहते हैं, फेल हो गया, तो अब क्या आगे क्या करना है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बच्चा क्यों फेल हुआ, ठीक है, और बच्चा फेल हो गया तो अब क्या करना है। तो वही बात है कि एडी अब कम हो गया तो अब क्या क्या होगा। ठीक है ना, एडी अब कम हो गया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एडी के कम होने की। ठीक है, सबसे पहली बात, एडी जैसे ही कम होगा तो हमें क्या मिलेगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मिलेगा। क्या मिलेगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मिलेगा। देखिए कैसे मिला, देखिए ये तो ये पॉइंट हमारा था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब कि जितने हमारी कंट्री में रिसोर्सेस हैं उनका हमने यूज करा, उतनी ही हमने सप्लाई कर दी, और उतनी हमारी डिमांड भी हो रही, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। और एडी जैसे ही कम हुई तो हमें क्या मिला, अंडर एम्प्लॉयमेंट एडी। अंडर एम्प्लॉयमेंट एडी मतलब होता है कि हमने अपने पूरे पूरे रिसोर्सेज का ना यूज करके थोड़े कम रिसोर्सेज का यूज करा। मतलब मान लीजिए हमने जितने रिसोर्सेज हमारे पास थे उसके हम थ्रू 10 बॉटल बना सकते थे, बट हमने बनाई कितनी, सिर्फ 8 बॉटल्स। ठीक है, हमने पूरी रिसोर्सेज का यूज नहीं करा, 8 बॉटल्स बनाई और उतनी की डिमांड भी हो गई। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट एडी, अंडर एम्प्लॉयमेंट एडी, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, सॉरी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमने अचीव कर लिया है। ठीक है, मतलब कि हमने जितनी हमने सप्लाई करी उतनी डिमांड भी हो गई। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, और इसको हम बोलेंगे क्या, अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के नीचे है ना ये, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखिए, तो ये चीज समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखिए यहाँ ओ एफ इन्होंने लिख दिया है, वो आप समझ जाएंगे। देखिए ओ एफ ये जो है, ये जो है ओ एफ, ये ग्रेटर है कि नहीं है। देखिए एक मिनट, ये देखिए ओ एफ जो है ये ग्रेटर है कि नहीं है, सॉरी ओ एफ मैं बोल रहा हूँ, ओ एम, ओ एम जो है वो ग्रेटर है किससे, ओ एम मतलब क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, और ओ एन से ग्रेटर है। ओ एन देखिए सिर्फ इतना है, ओ एन कितना है, इतना है, और ओ एफ कितना है, इतना है, तो ओ एम इज ग्रेटर देन क्या है, ओ एन है कि नहीं है। ओ एम बता रहा था फुल एम्प्लॉयमेंट और ओ एन बता रहा था अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप,
डिफ्लेशनरी गैप मतलब होता है, डिफ्लेशन मतलब होता है जब डिमांड इकोनॉमी में कम हो जाती है। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, और महंगाई क्यों होती है? नॉर्मली ये देखा जाता है इन्फ्लेशन इसलिए होता है कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे होते हैं। महंगाई क्यों होती है? क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा करते हैं तो चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो डिफ्लेशन, यहाँ डिमांड कम हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। तो इसी डेफिसिट डिमांड को हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप मतलब होता है डिमांड कम हो गई है, डिफ्लेशन मतलब होता है डिमांड कम है, महंगाई कम है। तो ना हमारी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन सही है, ना हमारी इकोनॉमी की डिफ्लेशन सही है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा डेफिसिट डिमांड हुआ, मतलब डिमांड जो कम हुई, इसकी वजह से हमें क्या मिल गया? डिफ्लेशनरी गैप मिल गया, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप मतलब क्या है? डिफ्लेशनरी गैप मतलब है डिमांड इकोनॉमी में कम हो रही है। तो डिमांड जब इकोनॉमी में कम हो रही है तो कोई भी प्राइवेट प्रोड्यूसर नया माल क्यों बनाना चाहेगा? क्योंकि वो देखेगा जब कि अगर कोई वो नया माल बनाएगा तो उसका डिमांड, उसके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड, इकोनॉमी में जो डिफ्लेशन चल रहा है, डिमांड लोग कम कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा कम है, इसी वजह से उसका जो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट है, मतलब कि जो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट है, मतलब वो करना जो चाह रहा है इन्वेस्ट, वो उसका हर्ट होगा। अब वो आगे और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा भाई, एक बात बताइए, एडी कम हुआ, एडी कम हुआ जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है। अब आगे भी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, क्योंकि भाई जो प्रोड्यूसर देखेगा देखेगा कि इस इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड, मतलब लोग डिमांड ही नहीं ज्यादा कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट भी कम करेगा। जब इन्वेस्टमेंट कम करेगा अगली बार, तो आउटपुट भी कम होगा, आउटपुट जब कम होगा तो इनकम भी तो कम होगी। भाई जब कोई प्रोड्यूसर आउटपुट कम बनाएगा तो इनकम भी इकोनॉमी में कम होगी, और इनकम जब कम होगी तो फिर से एडी कम होगा। तो जिसकी वजह से डिफ्लेशनरी स्पाइरल हो जाएगा। मतलब डिफ्लेशनरी स्पाइरल मतलब ये है, एक चीज कम हो रही तो उसकी वजह से दूसरी चीज और कम हो रही, दूसरी चीज कम हुई तो उसकी वजह से तीसरी और कम हो गई। तो वही बात है कि अगर एडी कम हो रहा है, किसी भी इकोनॉमी में एडी कम है, इसकी वजह से क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा, देखेगा कि अरे इस इकोनॉमी में डिमांड कम हो रही तो मैं क्यों बनाऊं गुड्स, तो इन्वेस्टमेंट कम करेगा। इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो क्या होगा, आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो उससे क्या होगा, इनकम कम होगी, इनकम क्यों, इनकम कम होगी तो उससे क्या होगा, डिमांड भी बड़ी कम होगी। जब इनकम ही नहीं है लोगों की इतनी, तो डिमांड नहीं, तो एक चीज मतलब एक वीसीएस सर्कल टाइप का बन जाएगा। वीसीएस सर्कल मतलब नेवर एंडिंग सर्कल टाइप का बन जाएगा, ठीक है। और चौथी बात देखिए, ये डिफ्लेशनरी गैप ये है, डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप दोनों एक ही हैं। और चौथी बात, प्रोड्यूसर के पास अनडिजायर्ड स्टॉक बचेगा। अब एक बात बताइए, अगर आपका डिमांड आपकी इकोनॉमी में कम हो रही है, डिमांड अगर आपकी इकोनॉमी में कम हो रही है, तो आपका स्टॉक बचेगा कि नहीं बचेगा, अनडिजायर्ड स्टॉक बचेगा कि नहीं बचेगा। तो प्रोड्यूसर की वही बात है कि प्रोड्यूसर के पास अनडिजायर्ड स्टॉक हम बचने लगेगा, ठीक है ना। और प्रोड्यूसर को लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। क्यों क्यों होगा प्रॉफिट? क्योंकि प्राइस क्रैश हो गया, प्राइस गिर गया है, और अब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा पड़ेगी और डिमांड उसकी हो नहीं रही, तो प्रॉफिट उतना उसको हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। तो ये सारे रीजंस थे, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे कि जैसे ही अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हुआ तो उसके क्या क्या इफेक्ट अब पड़ेंगे इकोनॉमी में, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़िएगा। और एक होता है बुलिश एक्सपेक्टेशन, एक होता है बेरियस एक्सपेक्टेशन। बेरियस एक्सपेक्ट, बियर आपने सुना है ना, बियर। तो बियर क्या करता है, ऐसे पंजा में ऐसे कूदता है, तो बियर मतलब होता है नीचे जाना, मार्केट का नीचे जाना, ठीक है ना। जब मार्केट नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, प्रोड्यूसर कोई बाहर का। भाई प्राइवेट बंदा जो होता है वो प्रॉफिट इंसेंटिव होता है, तो वो चाहेगा कि हम क्यों इन्वेस्ट करें इस इकोनॉमी में जो गड्ढे में जा रही है। बेरियस एक्सपेक्टेशन। और बुलिश एक्सपेक्टेशन मतलब होता है जब मार्केट ऊपर जा रही, तो ऊपर मार्केट जा, जब मार्केट बुलिश एक्सपेक्टेशन में होती है तो हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है उस मार्केट में, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।